चलिए हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक लाइन और टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक लाइन के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है? तो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट देखते हैं। एक नया कंसेप्ट मतलब कि एक्चुअली हमें ये वाला जो डेरिवेशन है या ये जो भी हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वो आगे आने वाले हमारे न्यूमेरिकल और एज वेल एज अगर हम लोग पाइप इन सीरीज में पढ़ेंगे तो वहाँ ये काम आएगा। तो वो कंसेप्ट उसको पढ़ने से पहले ये वाला कंसेप्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो हमको एक्चुअली फाइंड आउट ये करना है कि अभी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए कि अगर ये दो रिजर्वायर है और अगर ये दो रिजर्वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर है, तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे इसका टोटल ग्रेडियंट लाइन बनता है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे बनता है। क्लियर है? तो जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि तो निकालना क्या है हमें, हेड लॉस बिटवीन द टू रिजर्वायर। हेड लॉस बिटवीन टू रिजर्वायर मतलब कि अगर एक रिजर्वायर है और उसको मैं पाइप से कनेक्ट करके उसके जो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है अगर मैं दूसरे रिजर्वायर में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ तो इनके बीच में जो कितना अमाउंट ऑफ हेड लॉस हो रहा है, क्लियर है, कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करने के जा रहे हैं और एक अच्छा कंक्लूजन आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हमने सबसे पहले ये कंसीडर किया हुआ है कि एक पाइप है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कंसीडर अ लॉन्ग पाइप ऑफ डायमीटर डी है, इसका लेंथ हमने कंसीडर एल किया है जो कि एक फ्लूइड कैरी कर रहा है फ्रॉम रिजर्वायर 1 टू अनदर रिजर्वायर बी। मतलब इस रिजर्वायर में जो फ्लूइड है इस पाइप के हेल्प से रिजर्वायर 2 में डाल रहे हैं और ये पाइप का जो डायमीटर है वो हमारा डायमीटर डी है और लेंथ एल है। क्लियर है? और क्या बोल रहा है, और हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि जो पाइप 1 में जो टोटल अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो ये सेंटर ऑफ द पाइप से H1 हाइट पर है और जबकि रिजर्वायर B में ये HB हाइट तक है। मतलब ये यहाँ पे ये पानी आ रहा है, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, तो इस पाइप के सेंटर से लेके और ये रिजर्वायर के बीच का जो हाइट है वो HB है, क्योंकि ये B रिजर्वायर है इसलिए हमने HB डिनोट किया है और रिजर्वायर 1 के केस में टोटल हाइट को HA डिनोट किया है। साथ में अगर मान लेते हैं कि अगर ये हमारा डेटम लाइन है तो डेटम लाइन से हमारा रिजर्वायर 1 का जो सेंटर ये वाला सेंटर पाइप का सेंटर ऑफ जो जहां से एंट्री कर रहा है उसका हाइट ZA है, जबकि इस पाइप का यहाँ से जो हाइट है वो हमारा कितना है, ZB है। या ओवरऑल ये मैं बोल दूं यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हाइट मतलब रिजर्वायर B में फ्री सरफेस का डेटम से हाइट ZB प्लस HB के बराबर है और जबकि रिजर्वायर A के केस में जो फ्री सरफेस है वो डेटम से HA प्लस ZA हाइट पर है। क्लियर है? तो उसी को हमने बस कैटेगराइज कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डेटम बता रहे हैं और इधर टोटल ऊपर कितना लिक्विड भरा हुआ है सेंटर ऑफ द पाइप से ऊपर का वो हमने बताने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो देखिए अब अगर ये तो हो गया, आगे हम लोग फर्दर इसका कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो लॉसेस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पानी का या कोई भी फ्लूइड का वो कितना होगा, वो अगर हम वो कंसीडर करें तो टोटल लॉस बिटवीन टू रिजर्वायर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो वहाँ पे एक पहला लॉस क्या होगा, एंट्री लॉस होगा, तो यह है जिसको कि हम लोग हेड के फॉर्म में दिखा रहे हैं। प्लस जब ये फ्लूइड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा तो क्योंकि ये एन लेंथ है, डायमीटर डी है, तो उसमें ऑब्वियसली फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन आएगा तो हम डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन से हम कितना फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ एंट्री किया वो एक लॉस हुआ प्लस फ्रिक्शन के कारण ये मूव होकर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो लॉस, प्लस जैसे ही वो यहाँ से रिजर्वायर में एंट्री करेगा या एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा वाटर को तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है, हमारा एग्जिट लॉस होता है। तो हम दूसरा जो एक जो लॉस होगा वो एग्जिट लॉस होगा। मतलब कि रिजर्वायर 1 से फ्लूइड रिजर्वायर B में आने में टोटल 3 टाइप के लॉसेस हमको देखने को मिले, एंट्रेंस लॉस, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू एग्जिट। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये और बाकी अब हम लोग ये जानते हैं कि जो लॉस ड्यू टू एंट्री होता है वो 0.5 V²/2G होता है, जबकि फ्रिक्शन के कारण FLV²/2GD होता है और एग्जिट के कारण V²/2G होगा। तो यहाँ तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर फ्लूइड रिजर्वायर 1 से पाइप के थ्रू रिजर्वायर 2 में जाने की जा रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कितने नंबर ऑफ लॉसेस होंगे और वो लॉसेस का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो हमने यहाँ तक देख लिया है।
अब साथ में देखिए यहाँ पे आपको एक रेड लाइन और ब्लू लाइन भी दिख रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये पिछले क्लास में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पढ़े हैं उसी को हमने यहाँ पे शो किया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे टोटल जो हाइट है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो है वो इवन एनर्जी है। क्लियर है, रिजर्वायर 1 के लिए यहाँ पे इवन एनर्जी है। उसमें से अगर मैं इंट्री वाला अगर मैं जो इंट्री करंट जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है अगर वो मैं निकाल दूंगा तो ये बोल दूंगा कि पॉइंट 1 पे टोटल जो हमारा हेड होगा वो कितना के बराबर हो जाए, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी होगा। अब क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कंटिन्यूअसली यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो हाइट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का वो HF है जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ है, और प्लस जैसे यहाँ पे एग्जिट करेगा तो ये एग्जिट लॉस बता रहा है। तो इस तरीके से ये टोटल ग्रेडियंट लाइन हो गया। अब इसमें से अगर मैं वेलोसिटी हेड काइनेटिक हेड को माइनस कर दूं जो कि v²/2g होता है तो ये हमारा हो जाएगा टोटल ग्रेडियंट लाइन और ये हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इस तरीके से दो रिजर्वायर के बीच में हमने क्या बोलना चाहिए, टोटल ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी हमने शो कर लिए, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जब फ्लूइड जा रहा है तो टोटल कितना एनर्जी का लॉस होने वाला है वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि ये रिजर्वायर हमारा 1 है, तो ये रिजर्वायर 1 हो गया और ये रिजर्वायर 2 हो गया। दोनों के फ्री सरफेस के बीच में अगर मैं बर्नौलिस इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या हमें मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट ए पे अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया है कि रिजर्वायर में पानी जो होता है वो स्टैटिक कंडीशन में रहता है, मतलब कोई भी वहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगा। प्लस यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, मतलब डायरेक्टली एटमोस्फेयर को ओपन है, तो पॉइंट 1 पे हमारा जो टोटल प्रेशर एनर्जी होने वाला है वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली केवल क्या रहेगा, पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है। तो पॉइंट ए पे टोटल अगर हम डेटम के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो कितना हो जाएगा, ZA प्लस HA, ये हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंट बी के फ्री सरफेस पे अगर हम डेटम से कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक रिजर्वायर है तो रिजर्वायर में देन अगेन वेलोसिटी एंड पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी 0 हो जाएगा, तो केवल डेटम का हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, HB प्लस ZB, क्योंकि बाकी सब तो ये P 0 होने वाला है, वेलोसिटी 0 होने वाला है, वेलोसिटी 0 होने वाला है, प्रेशर 0 होने वाला है, तो केवल और केवल हमारा क्या रहेगा, H1 Z1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये वाला 1 का, पोटेंशियल एनर्जी 2 का, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टोटल कितना लॉसेस हुआ है, तो H टोटल लॉस। तो दूसरा चीज ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी बैलेंस होगा पॉइंट 1 और पॉइंट बी के बीच में। क्लियर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं कि ये H1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 है, और ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड या डेटम ऑफ B है। तो अगर मैं ये दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट HA प्लस HB है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या लिखे हमने HB प्लस ZB HB और प्लस ये H। तो अगर मैं इसमें से HA ZA में से HB ZB को माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हेड मिलेगा। और ये H क्या बता रहा है, ये H बता रहा है कि दो रिजर्वायर के बीच में, दो रिजर्वायर के फ्री सरफेस के बीच का टोटल हाइट का डिफरेंस बता रहा है। क्लियर है। तो ये H क्या बता रहा है, दो रिजर्वायर के बीच में कितना मतलब हेड अवेलेबल है दोनों के फ्री सरफेस के बीच में, वो किसके बराबर हो गया अल्टीमेटली, यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, H टोटल के बराबर है। मतलब कि 1 से लेके 2 तक, रिजर्वायर 1 से रिजर्वायर 2 में जितना भी अमाउंट जो जितना भी लॉस होगा एनर्जी का वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा दोनों रिजर्वायर के फ्री सरफेस के बीच के डिफरेंस का। ये हाइट H क्या बता रहा है, हाइट ये बता रहा है कि देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो भी है, और उसमें से रिजर्वायर 1 का हाइट है टोटल डेटम से लेके, और ये क्या बता रहा है, डेटम से रिजर्वायर B के हाइट को बता रहा है। तो दोनों, तो ये H क्या बता रहा है, H बता रहा है दो रिजर्वायर के जो फ्री सरफेस के बीच का डिफरेंस क्या है, और वो बीच का डिफरेंस जिसको कि हमने H से डिनोट किया है वो किसके बराबर हो रहा है,
वो हो रहा है 1 से लेके 2 तक जाने में जितना अमाउंट ऑफ लॉस हुआ एनर्जी का वो उसके बराबर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अबव इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन क्या बताया, सो द डिफरेंस इन लिक्विड सरफेस इन टू रिजर्वायर एट द टू एंड ऑफ द पाइप इज इक्वल टू सम ऑफ वेरियस लॉसेज। क्लियर है? मतलब कि अगर ये एक रिजर्वायर 1 है और ये एक रिजर्वायर 2 है और इन दोनों के ये फ्री सरफेस है और इसका ये फ्री सरफेस है, तो इनके जो फ्री सरफेस के बीच का अगर डिफरेंस h है तो वो किसके बराबर होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे से पाइप से कनेक्टेड हैं तो 1 से लेके 2 तक जाने में जितने भी लॉसेस होगा, जितना भी एनर्जी का लॉसेस होगा वो इक्वल टू होगा इनके दो फ्री सरफेस के बीच के हाइट के डिफरेंस के बराबर। ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, ये एक पाइप है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है दूसरे पाइप के थ्रू, और मान लेते हैं कि इसका जो इन दोनों के बीच का जो हाइट का ये वाला जो डिफरेंस है वो h है। तो ये h किसके बराबर हो जाएगा, h मतलब क्या कि दो रिजर्वायर के फ्री सरफेस के बीच का ये जो हाइट का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू होगा 1 से लेके 2 तक जाने में जितने भी नंबर ऑफ लॉसेस होगा, यानी कि टोटल लॉस बिटवीन 1 and 2। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में ये एक रिजर्वायर दिया रहेगा, दूसरा ये रिजर्वायर से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप कनेक्टेड होगा। तो आपको बोल देगा ये हाइट मान लीजिए दे देगा, तो बोलिएगा कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। ये h दिया रहेगा, सारा टर्म्स वेलोसिटी के टर्म्स में b दिया रहेगा, l दिया रहेगा, तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दो पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड दिखा देगा और बोलेगा कि आप कैलकुलेट करो, या हो सकता है कि शायद हम लोग इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल लॉसेस वाला न्यूमेरिकल है उसमें एक न्यूमेरिकल शायद पढ़े हुए हैं, उसमें डायरेक्टली हमने एज्यूम कर लिया था कि अगर ये दो रिजर्वायर है और दोनों रिजर्वायर के बीच का ये जो हाइट का डिफरेंस होगा वो टोटल लॉस के बराबर होगा। तो अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से आ गया है तो उसका यहाँ पे डेरिवेशन भी आपको मिल गया है, यानी कि दो रिजर्वायर जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो दोनों के फ्री सरफेस के बीच के जो हाइट का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली 1 से लेके 2 तक जाने में या एक पाइप से दूसरे पाइप में जाने में जो फ्लूइड में जितना एनर्जी का लॉस हुआ वो उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है। आप इसको डायरेक्टली हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, या डेरिवेशन भी आ सकता है कि शो करिए कि अगर दो रिजर्वायर है, दोनों एक दूसरे से पाइप से कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच का ये जो हाइट का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली लॉसेस के बराबर होगा। प्रूफ करने के लिए आ गया, अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो इस तरीके से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जब वो पाइप अगर सीरीज में लगा होगा या पैरेलल में लगा होगा तो उस केस में हम लोग उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा अभी पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि अगर ये दो ये जो पाइप है और दोनों का अगर जो डिफरेंस जो होता है, दो रिजर्वायर के बीच का ये जो डिफरेंस होगा, जिसको मैं h से डिनोट किया हूँ, वो किसके बराबर होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लिक्विड का जितना भी एनर्जी का लॉस होगा उसके बराबर हो जाएगा। पिछले स्लाइड में देखें तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो रिजर्वायर है उसको हम लोग एक सीरीज से में बहुत सारे नंबर ऑफ पाइप अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ के पाइप से अगर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, क्लियर है, तो उस केस में हमारा जो हीट लॉस है वो एनर्जी का लॉस है वो कितना होने वाला है। क्लियर है? और यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारा टॉपिक अभी का ये है कि पाइप इन सीरीज, या इसी को बोला जाता है कंपाउंड पाइप। कंपाउंड मतलब क्या कि हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग वाटर का सप्लाई जब होता है किसी भी पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लंबे लंबे पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं रिजर्वायर 1 से रिजर्वायर 2 में एनर्जी का फ्लूइड का अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ के पाइप को हम लोग यूज कर रहे हैं।
क्लियर है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोला जाता है कि कंपाउंड पाइप या पाइप इन सीरीज। पाइप इन सीरीज का मतलब है कि उसका एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होगा, एक पाइप का एंड दूसरे पाइप के एंड से कनेक्टेड होगा। क्लियर है। तो हमने ये कंसिडर किया है, इफ अ पाइप लाइन कनेक्टिंग टू रिजर्वायर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डायमीटर, मतलब पाइप 1 2 3 पाइप हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, तीनों पाइप का डायमीटर D1 D2 D3 है, या मान लीजिए कि और भी अगर हम लोग जोड़े रहेंगे, इसलिए हमने एक्सेक्टर लिखा है। तो फिलहाल हम क्योंकि हमने 3 डायमीटर लिया है तो 3 D1 D2 D3 3 डायमीटर का है, और इन तीनों पाइप का जो अलग अलग लेंथ है वो L1 L2 L3 है। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज एंड टू एंड, मतलब कि पहला पाइप का जहाँ एंड खत्म होगा दूसरे पाइप का स्टार्ट हो रहा है, दूसरे पाइप का एंड जहाँ खत्म हो रहा है तीसरे पाइप का स्टार्ट, मतलब तीसरा पाइप यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा ये जो तीनों पाइप है वो क्या है, एक तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है। तो अब हम लोग पिछले में एक जो डेरिवेशन किए थे उसमें हम लोग क्या कंक्लूजन किए थे कि डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें हाईलाइट करूं कि डिफरेंस इन लिक्विड सरफेस लेवल इज इक्वल टू हेड लॉस इन ऑल द सेक्शन। मतलब कि ये जो डिफरेंस, मतलब ये रिजर्वायर 1 हो गया, यहाँ पे लिक्विड, ये रिजर्वायर 2 हो गया, इनके दो रिजर्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, H है। तो ये जो H है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हेड लॉस इन ऑल द सेक्शन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फ्लूइड को ट्रांसमिट होने में जितना लॉस होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। पहला चीज तो ये कंक्लूजन मिलेगा, और दूसरा चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन कि अगर पाइप एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है तो या इसमें जितना डिस्चार्ज होगा वही डिस्चार्ज इसमें होगा, वही डिस्चार्ज इसमें होगा। तो एक जब पाइप सीरीज में रहता है या कंपाउंड पाइप रहता है तो उसमें पहला कंक्लूजन ये याद रखने की जरूरत है कि जो दो रिजर्वायर के बीच की जो हाइट का डिफरेंस होगा वो जो H होगा वो इक्वल होगा कितना, जितना 1 से लेके 2 तक, वो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना एनर्जी का लॉस होगा उसके बराबर होगा। और दूसरा डिस्चार्ज फ्रॉम ईच द पाइप विल बी सेम। ये कहाँ से आया, इसको तो हमने डिराइव किया है पिछले लेक्चर में, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से, वो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ना, Q इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V3, इस तरीके से होता है कि हर एक सेक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलता है कि डिस्चार्ज जो है वो इक्वल होगा फॉर स्टडी फ्लो कंडीशन। तो सीरीज के लिए क्या याद रखना है आपको, दो कंक्लूजन कि अगर कोई भी पाइप कनेक्टेड रहता है सीरीज में तो हर एक पाइप में जो डिस्चार्ज का जो अमाउंट होता है वो सेम होगा। मतलब Q1 इक्वल टू, कहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पे, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, पहला कंक्लूजन तो ये होगा, और दूसरा कंक्लूजन ये हमने लिखा हुआ है। एक्चुअली ये दूसरा है और ये पहला है, और पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है कि दो रिजर्वायर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है पाइप के थ्रू, दोनों के जो डिफरेंस फ्री सरफेस के बीच का जो डिफरेंस होगा, हाइट ऑफ का डिफरेंस होगा, फ्री सरफेस का जो हाइट का डिफरेंस होगा जिसको कि मैं H से डिनोट कर रहा हूँ, वो एक से मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आने में फ्लूइड को फ्लो होने में जितना भी एनर्जी का लॉस होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला कंक्लूजन लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एनर्जी का लॉस होगा। तो देखिए जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एंट्री लॉस होगा। तो एंट्री लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सेक्शन 1 में या पाइप 1 में उसको फ्लूइड जब वो मूव करेगा तो उसमें फ्रिक्शन लॉस होगा। तो फ्रिक्शन लॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G डार्ची-वेल्बी की इक्वेशन से। तो अब हम लोग यहाँ पे जब से ही 1 से 2 में जाएगा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण लॉस होगा। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G से डिनोट करते हैं। फिर जब यहाँ से वो एंट्री करके यहाँ तक आएगा तो देन अगेन यहाँ पे लॉन्ग पाइप है तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 के लिए लिखा वैसे यहाँ पे हम लोग 2 के लिए लिख लेंगे यहाँ तक। अब फिर जब 2 से 3 में पाइप जब एंट्री करेगा तो सडन इलार्जमेंट का केस है। तो सडन इलार्जमेंट के केस में हमने देखा था कि V2 माइनस V3 का स्क्वायर अपॉन 2G ये इक्वेशन होगा। प्लस जब यहाँ से लेके इस एंड तक आएगा तो देन अगेन थर्ड सेक्शन में फ्रिक्शन के कारण ये एनर्जी का लॉस होगा। प्लस जब ये यहाँ से एंट्री करके इस रिजर्वायर में आएगा तो एक एग्जिट लॉस होगा। तो एग्जिट लॉस कितना हो जाएगा, V3 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इस तरीके से रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के जो लिक्विड सरफेस के जो लेवल में जो डिफरेंस होगा
क्लियर है? वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एनर्जी का जो लॉसेज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके बराबर हो जाएगा। और दूसरा चीज तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो डिस्चार्ज इसमें होगा वही डिस्चार्ज इसमें होगा, वही डिस्चार्ज इसमें होगा, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर क्योंकि ये लॉन्ग पाइप है, बहुत लंबे लंबे पाइप होते हैं, तो इस केस में लॉन्ग पाइप में हमारा कंक्लूजन क्या होता है कि लॉन्ग पाइप के केस में फ्रिक्शन के कारण इतना ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा लॉस होता है, और माइनर लॉस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारा पाइप क्योंकि बहुत लंबा है, तो उसमें माइनर लॉस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H इक्वल टू केवल फ्रिक्शन लॉसेज, मतलब ये वाला फ्रिक्शन लॉस को कंसिडर करें, ये वाले फ्रिक्शन लॉस को और ये वाले फ्रिक्शन लॉस को, बाकी माइनर लॉसेस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये कंसिडर कर लेंगे कि तीनों पाइप सेम मटेरियल का बना हुआ है, जब सेम मटेरियल का बना हुआ है और सारा पैरामीटर सेम है, तो उस केस में जो हमारा डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर है वो भी मान लेते हैं सेम है, कि तीनों पाइप सेम मटेरियल से बना है। तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा? H इक्वल टू F/2G ब्रैकेट में, बाकी L1 B1 D1 ये कॉमन में आ जाएगा। अब हम लोग ये जो इक्वेशन 2 है, कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू, तो इसमें ये जो वेलोसिटी है उसको हम लोग डिस्चार्ज के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे V1 की वैल्यू किसके बराबर लिख देंगे? Q/π/4 D1 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। जब ऐसा V1 की मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ से V1 की वैल्यू जो भी होगा उसको Q1 के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, V3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 डिवाइडेड बाई π/4 D1 का स्क्वायर। V2 कितना हो जाएगा? Q1 नहीं, क्योंकि Q तो कॉमन है, π/4 D2 का स्क्वायर। और V3 कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई π/4 D3 का स्क्वायर। V1 V2 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा कुछ ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो H इक्वल टू F/2G, Q को अगर कॉमन ले लेंगे, π/4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू L1/D1 का पावर 5 प्लस L2/D2 का पावर 5 प्लस L3/D3 का पावर 5। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया है। क्लियर है? तो आप लोग बस ये क्या करिएगा कि यहाँ पे हमने माइनर लॉस को निगलेक्ट किया है, तो ये आ गया। सब ये एज्यूम कर लिया है कि तीनों मटेरियल, जो तीनों पाइप है वो सेम मटेरियल का है, तो ये वाला फैक्टर भी सेम हो जाएगा। और फिर ये जो डिस्चार्ज का है वो वेलोसिटी वाले के टर्म्स में हम लोग, मतलब वेलोसिटी को डिस्चार्ज के टर्म्स में लिख देंगे। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे एक नया कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जो अलग अलग लेंथ और अलग अलग डायमीटर का जो पाइप जुड़ा हुआ था, उसके जगह पे मान लेते हैं कि एक ऐसा कुछ पाइप है जो कि एक सेम लेंथ का है और सेम डायमीटर का है, और अगर डिस्चार्ज भी अगर उसके में जितना इसमें डिस्चार्ज हो रहा है वही इसमें भी डिस्चार्ज हो रहा है, क्लियर है? तो वो उस केस में इस लेंथ इस पाइप का लेंथ और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसी को बोला जाता है। यानी ये जो अलग अलग डायमीटर के पाइप है, अगर मैं उसको एक सिंगल लेंथ एक सिंगल डायमीटर के पाइप से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो हमें कितना लंबा वो पाइप को बनाना पड़ेगा, तो उसी को बोले जाएंगे क्या? इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप मतलब क्या हो गया कि फॉर इसके कारण जितना भी डिस्चार्ज हो रहा है और जितना भी लॉस हो रहा है, अगर उसी को कंसिडर करते हुए अगर मैं दो रिजर्वायर को कनेक्ट करने के लिए अगर एक सिंगल यूनिफॉर्म डायमीटर के पाइप से कनेक्ट करूं तो और उसका क्या लेंथ होगा, क्लियर है? तो उसका लेंथ मतलब जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ निकालना रहेगा। तो इक्विवेलेंट पाइप क्या बता रहा है कि अ कंपाउंड पाइप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पाइप ऑफ वेरिंग डायमीटर एंड लेंथ। यहाँ पे है ना, कंपाउंड पाइप क्या है? अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ का बना हुआ है। अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, इफ ऑफ लेंथ इज टू बी रिप्लेस बाय अ यूनिफॉर्म डायमीटर इज नोन एज इक्विवेलेंट पाइप। यहाँ पे जो अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ का जो पाइप बना हुआ था, अगर मैं उसको सेम डिस्चार्ज को कंसिडर करते हुए और सेम लॉस को कंसिडर करते हैं अगर एक यूनिफॉर्म डायमीटर के पाइप से रिप्लेस कर दूंगा तो इस पर्टिकुलर पाइप को बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप। मतलब इसमें जितना ही डिस्चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज इसमें भी हो रहा है।
इसमें जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है उतना ही इसमें भी उतना ही एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्लियर है। और इसका जो अलग अलग वेरिंग सेक्शन और वेरिंग डायमीटर है उसके जगह में मैंने एक यूनिफॉर्म डायमीटर ले लिया। तो इस पर्टिकुलर पाइप को अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्विवेलेंट पाइप। तो इक्विवेलेंट पाइप का हो गया। अब कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड पाइप अलग अलग डायमीटर और लेंथ का बना रहता है, तो उसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक यूनिफॉर्म डायमीटर के पाइप को, उसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट पाइप। तो जब भी इक्विवेलेंट पाइप में हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए याद रखने वाली क्या चीज है कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो भी सेम हो जाएगा और प्लस हेड लॉस भी वही होना चाहिए जो कि कंपाउंड पाइप में हो रहा है। तो अगर हम लोग इसके लिए अगर हेड लॉस के बारे में अगर हेड लॉस लिखने की कोशिश करें तो कितना बार हो जाएगा। अगर हम माइनर लॉस को इसके में भी निगलेक्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि अगर इसका फ्रिक्शन फैक्टर F है तो हेड लॉस कितना हो जाएगा इस केस में, FL वेलोसिटी अपॉन 2GD। या इसको अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखें तो हमारा डिस्चार्ज मतलब वेलोसिटी को हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन π/4D²। तो अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखें तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि जो कंपाउंड पाइप में जितना हेड लॉस होगा और जितना हमने इक्विवेलेंट पाइप लिया है उसमें भी सेम लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट पाइप के कारण जो हेड लॉस हुआ है वो इसको इक्वेशन नंबर 3 से हमने डिनोट किया है, और इक्विवेलेंट पाइप से जो हेड लॉस हो रहा है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किए हैं। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ बिटवीन इक्विवेलेंट पाइप विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायमीटर या फिर कंपाउंड पाइप के बीच में क्या लेंथ है। तो ये L अपॉन डी, L इज लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप, D इज द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, इक्वल टू L1 अपॉन D1 का पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 का पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 का पावर 5। इस इक्वेशन को ही बोला जाता है डुप्लाइट इक्वेशन। क्लियर है। तो ये कभी कभी हमें एग्जाम में पूछ देगा कि डिराइव द डुप्लेट इक्वेशन, या अगर डिराइव करने का तो चांसेस कम पूछ रहा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। अब न्यूमेरिकल देखिए कैसे आएंगे, डिफरेंट पाइप का लेंथ, ये मतलब कि ये कनेक्टिंग पाइप का ये जो कंपाउंड पाइप है इसका मान लीजिए लेंथ दे देगा, डायमीटर दे देगा तीनों पाइप का, और जो इक्विवेलेंट पाइप है उसका या तो लेंथ दे देगा या डायमीटर, दोनों में कोई एक दे देगा, और बोलेगा कि उस इक्विवेलेंट पाइप का अगर मान लीजिए लेंथ दिया है तो बोलेगा कि डायमीटर निकालिए, या डायमीटर दे दिया है तो क्या इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे अगर दिया रहेगा तो इस इक्वेशन से हम लोग डायरेक्टली पुट करके क्या कर सकते हैं, यूज करके हमारा निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसमें डिस्चार्ज सेम होता है, और प्लस जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है, टोटल मतलब कि हेड लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी अमाउंट ऑफ हेड लॉस होगा उन सबका समेशन हो जाता है, और वो किसके बराबर होगा, दो रिजर्वायर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, उनके रिजर्वायर के फ्री सरफेस के हाइट के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बाकी सारा चीजों को पुटअप करते हुए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम इसी कनेक्टेड पाइप को अगर हम एक इक्विवेलेंट पाइप कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ का पाइप है इसके जगह में एक यूनिफॉर्म डायमीटर के पाइप से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, ऐसे पाइप को बोला जाता है इक्विवेलेंट पाइप। मतलब इक्विवेलेंट इन सेंस ये कि डिस्चार्ज जो ये कर रहा है वही डिस्चार्ज ये भी कर रहा है, जितना लॉस इसमें हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन उतना ही लॉस इसमें हो रहा है। बस हमने किया क्या है कि जो अलग अलग डायमीटर है उसके जगह पे यूनिफॉर्म डायमीटर रख दिया है। ऐसे पाइप को इक्विवेलेंट पाइप बोला जाता है। तो इक्विवेलेंट पाइप और जो हमारा जो अलग अलग डायमीटर के पाइप होगा उनके बीच में हमने एक रिलेशन निकाला, इस रिलेशन को ही बोला जाता है क्या, ड्यूपिएट इक्वेशन बोला जाता है। क्लियर, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, ड्यूपिएट इक्वेशन बोला जाता है। तो ये रिलेशन जो है हमारे न्यूमेरिकल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग जब भी अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा पाइप इन सीरीज कंप्लीट होता है। अब हमारा एक और बचा हुआ है पाइप इन पैरेलल, उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सो अभी हमने ये मतलब कंप्लीट किया जब कि पाइप सीरीज में होता है। तो कब कहेंगे कि पाइप पैरेलल में है, तो देखिए पैरेलल में पाइप, देखिए सीरीज वाले केस में क्या हुआ कि अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, या ये ऐसा बोलिए ना कि ये एक रीजन लाइन एक पाइप हुआ,
दूसरा पाइप फिर इसको मैं रेड से फिर डिनोट कर देता हूँ। ये एक पहला पाइप हुआ, उसी का दूसरा एंड से हमारा दूसरा पाइप कनेक्टेड है मान लेते हैं। फिर ये दूसरा डायमीटर का पाइप आ गया, फिर ये तीसरा डायमीटर का पाइप आ गया। तो इस तरह का जो पाइप कनेक्टेड रहता है तो इसको बोलते हैं सीरीज में है। तो जब पाइप सीरीज में रहता है तो इसके हर एक सेक्शन में जो हमारा जो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, सब में इक्वल होगा। प्लस इसमें जितना हेड लॉस होगा, इसमें जितना हेड लॉस होगा, अगर मैं बात करूं कि टोटल जो हेड लॉस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सबके समेशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये किस केस में होता है, सीरीज केस में। ये दो कंक्लूजन आपको याद रखना है। लेकिन जब पाइप पैरेलल में होता है तो देखिए, जब पैरेलल में होगा तो देखिए आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं ना भाई कि जो यहाँ पे लिक्विड आएगा वही लिक्विड नहीं इसमें फ्लो होगा, वही लिक्विड इसमें फ्लो होगा, वही लिक्विड इसमें फ्लो होगा। मतलब एक बार जो भी यहाँ पे अंदर में लिक्विड अंदर चला गया, मतलब जो एक बार डिस्चार्ज चला गया वही पूरा डिस्चार्ज थ्रू आउट ये होने वाला है। तो याद भी अगर नहीं करेंगे तो आप अगर एक नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सीरीज के केस में जितना ये लिक्विड इसमें अंदर आया वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा, वही मतलब थ्रू आउट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हमारा सेम रहेगा। कब? जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड होगा, या ऐसा पाइप जिसको कि हम कंपाउंड पाइप बोलते हैं। प्लस जो टोटल हेड लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करेंगे तो हम लोग पूरे को समेशन करेंगे कि इसमें कितना हुआ, इसमें मतलब टोटल हेड लॉस सारे पाइप में जो हेड लॉस होगा उसके समेशन के बराबर होगा। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि जब पाइप पैरेलल में रहता है। तो पैरेलल में कब बोलेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक मेन पाइप है, वहां से हमने क्यू अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है उसको हमने एंट्री कराया। अब क्या हो रहा है कि ये जो पाइप है दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ से आया, सम अमाउंट ऑफ जो हमारा लिक्विड है वो इधर चला गया और सम अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो इस फॉर्म में चला गया और लास्ट में आके एक मेन पाइप से फिर कनेक्टेड हो गए। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कि पाइप पैरेलल में है। मतलब क्या हुआ, व्हेन मेन पाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पैरेलल पाइप। ये मेन पाइप हो गया, मेन पाइप 2 या मोर दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गया, विच अगेन ज्वाइन टुगेदर एज अ मेन पाइप। और लास्ट में फिर अगर ये आके एक सिंगल पाइप बन जा रहा है तो सच पाइप आर सेड टू बी पैरेलल पाइप। मतलब अगर ऐसा अरेंजमेंट रहेगा तो ये पैरेलल पाइप, और अगर ऐसा अरेंजमेंट रहेगा कि सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो ऐसे पाइप को हम लोग बोलेंगे कि वो पाइप सीरीज में है। तो जब पाइप पैरेलल में रहता है तो आप खुद बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ से 100 आया, तो 100 आया तो इधर मान लीजिए 60 चलाएगा तो इधर कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब कि अगर क्यू अमाउंट अगर डिस्चार्ज हो रहा है मेन पाइप में तो किसके बराबर हो जाएगा कि पाइप 1 में कितना डिस्चार्ज जा रहा है और पाइप 2 में कितना डिस्चार्ज जा रहा है। मतलब कि दोनों में अगर मैं वो करूं, क्या बोलना चाहिए, अगर कंपेयर करूं तो सीरीज वाले केस में हमारा एक पाइप में जो भी डिस्चार्ज मतलब थ्रू आउट डिस्चार्ज सेम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग ब्रांच में हमारा पाइप डिवाइड हो जा रहा है तो जो हमारा जो डिस्चार्ज होगा पैरेलल के केस में वो क्या हो जाएगा, अलग अलग पाइप के डिस्चार्ज के समेशन सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जितना एंट्री हुआ वो थ्रू आउट सेम ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जितना आया दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो गया। मतलब कि अगर टोटल अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो पाइप 1 में कितना डिस्चार्ज हुआ प्लस पाइप 2 में कितना डिस्चार्ज होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो पहला तो हमको ये मिलेगा। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि देखिए, दूसरा कंक्लूजन में ये होता है कि लॉस ऑफ हेड बिटवीन सेक्शन 1 एंड बी। अगर ये सेक्शन 1, यहाँ पे एक सेक्शन 1 है और यहाँ पे एक सेक्शन बी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ हेड बिटवीन सेक्शन ए एंड बी विल बी सेम वेदर द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप 1 और पाइप 2। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप हेड लॉस का कैलकुलेट करोगे तो आइदर आप इस पाइप से कैलकुलेट करो या इस वाले पाइप से कैलकुलेट करो, दोनों पाइप में जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि अगर हेड लॉस बिटवीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बीच में जो टोटल हेड लॉस होगा वो आइदर पाइप 1 में जितना हेड लॉस होगा वही पाइप 2 के हेड लॉस के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दूसरा कंक्लूजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं उल्टा हो जा रहा है। पैरेलल के केस में सीरीज के केस में क्या हो रहा है, हमारा डिस्चार्ज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है, जबकि जो टोटल जो हेड लॉस हो रहा है वो सबके समेशन के बराबर हो रहा है। और पैरेलल के केस में उल्टा हो जा रहा है
पैरेलल के केस में हमारा डिस्चार्ज सबके समेशन के बराबर हो जा रहा है और हेड लॉस बराबर हो जा रहा है। तो ये दो चीजें हमें न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीरीज में पूरे पाइप में डिस्चार्ज सेम होता है और हेड लॉस क्या हो जाता है, सबके समेशन के बराबर हो जाता है। जबकि पैरेलल के केस में जो डिस्चार्ज होता है सब एक पाइप के डिस्चार्ज के सम के बराबर हो जाता है और हेड लॉस लेकिन वो हर एक पाइप में इक्वल हो जाता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन बी के बीच में अगर हम लोग बात करें तो हेड लॉस कितना, या तो आप इधर से कैलकुलेट करिए इस वाले पाइप के, वही इक्वल होगा इस वाले पाइप से भी। क्लियर है? तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल के ऊपर में जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ठीक है।